हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 11th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 11 अगस्त 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे चैनल पे स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी आपको क्या क्या मिल जाता है। डेली द हिंदू एनालिसिस मिल जाता है आपको इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। साथ ही साथ आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। डिजिटल नोट्स आपको दे दिए जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में, उनके रिगार्डिंग जितना उनका स्टैटिक पोर्शन होता है, बैकग्राउंड एनालिसिस होता है, वो टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाता है ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से लिंक कर सकें। दैट इज द मेन थिंग इन यूपीएससी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी, डेली आंसर राइटिंग, स्टैंडर्ड बुक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इन सब के लिए आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं पे करनी है। तो और गाइज अगर फ्री गाइडेंस भी चाहिए तो आप फ्री गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर सकते हैं, दीपक_10004 के नाम से मेरा अकाउंट है। दीपक नीचे डैश है, तो यहाँ पर फॉलो करके आप फ्री गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिगार्डिंग और यूपीएससी प्रिपरेशन देन यू कैन आस्क। उसके बाद आप यहाँ पर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जैसे कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, बाकी ढेर सारे, जैसे लाइव मिंट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब से जो आर्टिकल्स होता है वो मैं कट करके यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो आप गाइज यहाँ पर ज़रूर एक बार प्रोफाइल पे जाके एक बार देखना ज़रूर कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे आर्टिकल्स पोस्ट करके दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं, एक छोटा सा क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं आगे और पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू कवर और जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा ये वाला। अभी आप देखोगे कोझीकोड में ये वाला जो एक्सीडेंट हुआ एयरप्लेन को लेकर, वो हम पिछले 3 दिन से हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। और अभी अगर आपको और भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करा गया है इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है इस आर्टिकल में, ये बात हो रही है कि जो देखोगे आप, जो फाइनल कन्वर्सेशन क्या बताता है बिटवीन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में हुआ है और पायलट के बीच में। इन्होंने ये बताया कि जो क्रैश हुआ कोझिकोडे में, केरला में, यहाँ पर इसने कोई भी साइन नहीं दिया, यानी कि कोई भी डेंजर का साइन पहले पता चल जाता लेकिन कोई भी डेंजर का साइन पता नहीं चला, उसके बाद से ये है, उसके बाद ही यहाँ पर ये दुर्घटना घट गई। तो यहाँ गाइज यहाँ पर हमने इसे कवर किया था आर्टिकल को कल परसों, और 3-4 दिन कवर किया है, तो आप जाकर वहाँ पर इस पूरे के पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट नेट स्पीड इन अंडमान। अभी आपको पता होगा कल हमने एक ओवरव्यू लिया था इस आर्टिकल का, है ना। तो आज हम इसको थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये एक्चुअली में आर्टिकल है क्या, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो केबल कनेक्शन हो रहा है। केबल कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई से कनेक्ट कर रहे हैं अंडमान तक। ठीक है, अंडमान निकोबार या आइलैंड है हमारा, यहाँ तक केबल कनेक्शन हो रहा है। कौन सा? ऑप्टिकल, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन करा जा रहा है, जिससे कि नेट स्पीड, टेलीकम्युनिकेशन स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है आइलैंड पे अभी इस समय अच्छी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको ही पता होगा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन अगर लगेगा तो नेट स्पीड भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी वहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग चलो इसका बैकग्राउंड एनालिसिस देखते हैं। तो बैकग्राउंड एनालिसिस में आते हैं और इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है पीएम मोदी ने जो इनाग्रेट करा है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक। ये डिस्टेंस कितना है? ऑन अगस्त 10, 2020 यहाँ पे पीएम मोदी ने इनाग्रेट करा 2300 किलोमीटर का सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर केबल कनेक्शन, जो कि कनेक्ट करेगा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर
कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे हम, हाईलाइट देखेंगे इसका, कनेक्टिविटी, सबमरीन ओएफसी होती क्या है यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हाईलाइट देखते हैं। जो सबमरीन केबल है ये कनेक्ट करेगी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि अंडमान हो गया, हैवलॉक हो गया, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कमोरोता, रंगत, लिटिल अंडमान, तो ये सबको यहाँ पर आइलैंड है, इनको कनेक्ट करेगी। कनेक्टिविटी के बारे में कुछ बात करें तो ये जो कनेक्टिविटी है फास्टर और रिलायबल मोबाइल और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अब जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो जाएंगी, नेट है बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अब जो ये फाउंडेशन स्टोन है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाया गया था 2018 में। अब जो ये सबमरीन ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन ये डिलीवर करेगी बैंडविड्थ 2 × 200 गीगाबिट्स पर सेकेंड, यानी आप लगा सकते हो बहुत फास्टली, बिटवीन चाइना एंड पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे साथ साथ डिलीवर ये भी करेगी 2 × 100 गीगाबिट्स भी यहाँ पर जो है पर सेकंड बैंडविड्थ डिलीवर करेगी पोर्ट ब्लेयर से लेके अदर आइलैंड्स तक, यानी कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई से अंडमान तक यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर तक हाई स्पीड जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर लो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। नाउ उसके बाद आप देखें जो ये प्रोजेक्ट है ये सेटअप करा जाएगा केबल, ये फंड जो सेटअप करने के लिए पूरा का पूरा जो फंड दिया जाएगा वो कौन फंड देगा इसे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है, यूएसएफओ यहाँ पर इसको फंड देगी। बॉडी क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। जो ये प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट करा जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेट करी जाएंगी। अब जो ये 4G मोबाइल सर्विसेज हैं यहाँ पर पहले क्या होता था, डिसरप्ट हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा आइलैंड पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड बैंडविड्थ था वहाँ पे। लेकिन अब क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा हाईली स्पीड इंटरनेट चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन हो जाएगा। नाउ अबाउट सबमरीन ओएफसी के बारे में जाने, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के बारे में। जो सबमरीन केबल्स हैं ये जो सी होगी ना, सी, जैसे कि अभी आप देखोगे रास्ते के बीच में अगर हम चेन्नई से लेके जाएंगे तो बीच में सी नहीं पड़ेगा, बीच में समुद्र पड़ेगा, अंडमान तक लेके जाएंगे तो समुद्र में ये जो केबल होगा, केबल समुद्र के अंदर यहाँ पे अंदर से लेके जाया जाएगा। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि पिक्चर के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप देखोगे समुद्र के अंदर से ही हमारा केबल है, सांप मत समझ लेना, ये हमारा केबल है। तो ये केबल इस तरीके से जाएगा। ये सारे आर्टिकल्स जो है रिलीज होते रहते हैं न्यूज़पेपर्स के द्वारा काफ़ी सारे। तो ये पिक्चर आप देख लिया आपने पिक्चर, जो केबल है वो सी बेड को टच करता हुआ जाएगा, सी बेड पे, यानी कि समुद्र में रखता हुआ यहाँ पे सी बेड के ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जो केबल है इसको लेकर जाया जाएगा थ्रू द सी। उसके बाद जो ये कैरी करेंगे टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स अक्रॉस द स्ट्रेचेस ऑफ सी एंड ओशन, ठीक है, आप समझ गए ना बिल्कुल कि इसी वायर के कनेक्शन के थ्रू जो है यहाँ से लेके अंडमान तक, यानी कि आइलैंड तक जो है नेट की कनेक्टिविटी पहुँचाई जाएगी। अब जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर होगी, क्योंकि बाय सेंडिंग अ पल्सेस सेंड करने के बाद साथ ही साथ जो ये इस्तेमाल करा जाएगा इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन सिग्नल्स के लिए और केबल टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करा जाएगा। उसके बाद आप देखोगे जिसके बॉडी के बारे में हमने कवर किया था अभी, यूएसओएफ, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता दूं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है, ये जो फंड देगी इसकी वजह से ही, इसका पैसे देने की वजह से यहाँ पर ये काम होगा, ठीक है, ये जो काम सेटअप होना है सब कुछ ये पैसा देगी तभी होगा। अब जो ये फंड है ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एसेस रहे, एक क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी सर्विस दी जाए रूरल रिमोट एरियाज़ में। इसके लिए यहाँ पर हमारी बॉडी काम करती है, रूरल हो चाहे रिमोट एरियाज़ हो, वहाँ पे क्वालिटी सर्विस दी जाए, साथ ही साथ अफोर्डेबल सर्विस दी जाए कि हाँ बंदा अफोर्ड कर सके। ये जो क्रिएट करी गई थी बॉडी 2002 में करी गई थी, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस 2002 में यहाँ पे इसको जो है क्रिएट करा गया। उसके बाद आप देखोगे और क्या चीज़ें, जो ये फंड है ये स्टैट्यूटरी सपोर्ट है अंडर इंडिया टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो ये फंड देती है ये एक सपोर्ट है किसके अंडर में, इंडिया टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर में। जो क्रेडिट है इस फंड का वो रिक्वायर है, उसमें रिक्वायरमेंट है पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि कुछ भी अगर फंड देगी ये बॉडी तो सबसे पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ पे हमने कवर किया इसके बारे में, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ चलते हैं आगे पेज नंबर 2 के ऊपर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसे कि हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। देखो हाँ मुझे पता है आप पक गए होंगे सीबीआई को करते करते, तो फिर से आज आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि हाँ बिल्कुल पक गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत बार किया है। लेकिन रिविजन इज की टू सक्सेस। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा रिविजन होगा
उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सीबीआई के बारे में बताओगे, एक दूसरी बॉडी, एक आध बॉडी और हैं, तो उन एक बार में आप देख लेना, उसके बाद वहाँ पर तीनों के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सीबीआई के बारे में, सीबीआई के फुल फॉर्म, कब फॉर्म हुई, हेडक्वार्टर, याद रखनी है ये सारी चीज़ें, इस वजह से मैं बार बार पूछता हूँ क्योंकि रिविजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम बात करते हैं, पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, लॉकडाउन ने ट्रीटमेंट को हिट कर दिया है अंडर पीएमजे स्कीम। अब यहाँ पे पीएमजे स्कीम कौन सी है? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल एडमिशन होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं लोग, डिलीवरी और कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। ठीक है, डिलीवरी और कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा कम पेशेंट जो है इन्होंने एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। तो लॉकडाउन ने हिट कर दिया है ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया। अभी आप देखोगे यही सारी चीज़ें चल रही हैं, कोरोना वायरस चल रहा और ये और वो, तो इसी की वजह से और भी सारी बीमारी आप देखोगे, और बीमारियों के तो नाम आ ही नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल को छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए PMJAY स्कीम। चलो इसका बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं। बैकग्राउंड एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारी स्कीम है ये जीएस पेपर 2 में आएगी और यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स, और आज का हमारा करंट अफेयर टॉपिक है PMJAY। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको पता चली गया होगा। पहले इसको यहाँ पर दो नेम है, एक तो ABPMJ, उसके बाद PMJ कहूँगा मैं, ठीक है, आप इसके ऐसे याद रखना, बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा इसकी। तो ABPMJ का यहाँ पर क्या नाम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। PMJ का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सिंपल, ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि प्रोवाइड करती है फ्री हेल्थ केयर। ठीक है, फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है 40% ऑफ पीपल को कंट्री में। पीपल जो है यूज़ करते हैं प्रोग्राम, एक्सेस देयर ओन प्राइमरी केयर सर्विसेज। देखो प्राइमरी केयर सर्विसेज देखो तीन टाइप में बटा हुआ है, एक प्राइमरी केयर सर्विसेज, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी केयर सर्विसेज में क्या होता है, जो सर्विसेज होती हैं फ्रॉम अ फैमिली डॉक्टर ली जाती हैं। ठीक है, व्हेन एनीवन नीड्स एडिशनल केयर, जब उसे और ज़्यादा एडिशनल केयर की ज़रूरत है, तो ABPMJY प्रोवाइड करती है फ्री सेकेंडरी हेल्थ केयर। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी प्रोवाइड करी जाती है हेल्थ केयर, जो कि हमारे नीडी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसे ट्रीटमेंट की, उनको प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टर्शरी हेल्थ केयर के ऊपर ये ध्यान देती है, जो कि यहाँ पे रिक्वायरिंग होती है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, यानी कि अभी भैया घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता या छोटा मोटा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको हॉस्पिटलाइज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब जो ये प्रोग्राम है ये एक यूनियन गवर्नमेंट स्कीम है, और यहाँ पर पार्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भी यहाँ पर एक पार्ट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि लॉन्च करी गई थी सितंबर 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। जो ये मिनिस्ट्री है इसने लेटर एस्टेब्लिश करा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को एज अ ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर द प्रोग्राम, यानी मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश करा, एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को भी मिनिस्टर करा गया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो ये प्रोग्राम्स हैं इन सबको एडमिनिस्टर करा जाए। कौन देखेगा भाई। उसके बाद जो हमारा PMJ है ये ऑफर करता है सर्विस टू 50 करोड़ पीपल को, 50 करोड़ पीपल को यहाँ पे सर्विस दी जाती है, और यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। याद रखना, वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है हमारा PMJ है, और इसका प्रोग्राम यहाँ पर एक पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम के थ्रू भी यहाँ पे काम करता है। तो चलो हमने कवर किया PMJAY को, इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए, तो हमने कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 5 पे। कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम फालतू में भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। पेज नंबर 6 है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखेंगे कौन कौन से एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यही वही घिसा पिटा आर्टिकल जो कि हम 2 महीने से यही कवर करते जा रहे हैं यार, चाइना 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 चाइना। तो इसमें अभी कुछ चाइना US के टाइज बताए गए, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये वाला आर्टिकल चाइना US के टाइज बताए गए हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसमें एग्जाम्पल्स आप डेली बेसिस पे देखो, कोई ना तो कोई चीज़ें आती रहती हैं, चाइना ने ये कर दिया, US ने ये कर दिया, चाइना के खिलाफ इसने ये कर दिया। ठीक है, अभी आप देखोगे डिप्लोमेटिक ऑफिस दोनों ने एक दूसरे के बंद कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर टिकटॉक को लेकर US जो है वो कह रहा है कि बैन कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पे देखोगे कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएट करती हैं, तो इन दोनों के रिलेशंस अभी के टाइम पे अच्छे नहीं हैं। एग्रेसिव और एक्सपेनिस्ट है चाइना, बिल्कुल सही बात है, एग्रेसिव तो है ही है। उसके बाद यहाँ पर चाहता है कि यार ये जगह भी मेरी है, यही इस जगह को मैं कब्जा लूँ, इस जगह को मैं कब्जा लूँ, तो एक्सपेनिस्ट भी है। ठीक है, और काफ़ी हद तक ये करता हुआ भी आया है। अभी देखोगे आप साउथ चाइना सी में भी काफ़ी ज़्यादा क्लेम कर रहा है। उसके बाद देखो लद्दाख टेरिटरी में कह रहा है ये हमारा एरिया है। उसके बाद हर जगह यहाँ पर ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया करके एक्सपेंशन इसे कहा गया है। उसके बाद देखोगे इंडिया और नेबरहुड की, यानी कि इंडिया के आसपास वाली जो कंट्रीज़ हैं उनसे यहाँ पर कैसे रिलेशंस हैं।
काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिलेशन है आज के टाइम पे, क्योंकि इंडिया के कंपेयर में आप देखोगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, जैसे हमारा ये हो गया इंडिया, तो इंडिया के कंपेयर में जो चाइना हुआ, तो चाइना से तो रिलेशंस हमारे हैं ही ख़राब। ठीक है, उसके बाद हमारा पाकिस्तान से भी रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। पाकिस्तान के बाद अभी इस समय बांग्लादेश से भी एनआरसी सीएए को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद देखोगे अब यहाँ पर नेपाल से भी हमारे रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। यानी अभी हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे ही हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जो अभी अच्छे हैं वो अभी हमारे यूएस वगैरह से हमारे रिलेशंस अभी इस समय के टाइम पे सही हैं। और अभी आप देखोगे जो चाइना है वो भी, अगर उसके रिलेशंस हमारे ख़राब हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में टांग अड़ाता है। अभी आपने देखा होगा जो चाहबार पोर्ट को लेकर बात हो रही थी, जो इंडिया फंड करने की बात कर रहा था, अभी तक फंड नहीं कर पाया, चाइना गया हेल्प करने। हर जगह जो है यहाँ पर चाइना घुसने की कोशिश करता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे अभी इंडिया के और उसके नेबरहुड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। देखो बहुत इजी एडिटोरियल, इतना बड़ा एडिटोरियल है यहाँ पर, ये आपने काफ़ी बार कवर कर लिया है। इस वजह से अगर आप एक बार रीड करोगे न्यूज़पेपर, तो मैं आपको दे ही देता हूँ, कवर करोगे तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार इसको कवर कर चुके हैं। आप एक आध बार आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं एडिटोरियल पे, हॉस्पिटल्स अफायर। अब यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में यहाँ पर आप देखोगे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, यहाँ पर आग लग गई है, कुछ लैक केयर यहाँ पर जो है सेफ्टी केयर्स नहीं होते हैं, तो सेफ्टी केयर्स के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ द मेन थिंग इन दिस एंटायर आर्टिकल, कि सेफ्टी केयर के लिए हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। वो बस छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। अभी हम देखेंगे जो शॉकिंग डेथ है एटलीस्ट 19 पीपल की स्पेशल फैसिलिटीज़ में यहाँ पर हो गई है। जो कोविड-19 की स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जा रही थी जहाँ पर, वहाँ पर 19 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ड्यू टू फायर की बात करी जा रही है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पे फायर वगैरह हुई, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर फिर हिस्ट्री बताने लगे पूरी की पूरी। आपको पता ही है एक टॉपिक होता है तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री उधार दी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। यहाँ पर एडिशनल फायर सेफ्टी के साथ जो प्रोविजन है हॉस्पिटल्स के लिए, इज़ द बेसिस फॉर हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सिस्टम। बट जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए, इन्फोर्स होना चाहिए सारे स्टेट्स पर। यहाँ पर जितने भी अगर धुएं वाले मतलब फायर अलार्म्स होने चाहिए, जो आग वगैरह हो उसके अलार्म्स वगैरह हो, स्प्रिंकलर सिस्टम हो, आग को बुझाने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर जो है अवेलेबल हो। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो सकता है, जो लाइफ है उनको हम, जो लॉस ऑफ लाइफ है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसे ही एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे अगर हम ये सारे स्टेप्स नहीं उठाएंगे। तो काफ़ी सारे फायर्स देखने को मिलती हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में, और यहाँ पर टेरिबल टोल देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मर जाते हैं इन, अगर यहाँ पे छोटा मोटी अगर फायरिंग होती है, यहाँ पे फायर वगैरह लग जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन बेकार हो जाती है। कई बार जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह में आग लग जाती है, तो काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्ट करना ही पड़ेगा, प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट इसके थ्रू एक्ट कर सके इसके ऊपर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसको भी कवर कर लेते हैं हाथों हाथ, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ ये आर्टिकल है क्या एक्चुअली, मैं बता दूं तो यहाँ पर जो एग्रेसिव टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में बात हो रही है, यानी कि इतनी टेस्टिंग होने के बाद भी जो है वायरस जो है देखो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अभी टेस्टिंग की बात हो रही है, तो अभी हम एक गलत टेस्टिंग कर रहे थे, वो कौन सी है, रैपिड टेस्टिंग। रैपिड टेस्टिंग में जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। रैपिड टेस्टिंग में पता नहीं चलता कि हाँ भाई ये जो है पॉजिटिव, अगर इसका रिजल्ट आया तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कंफर्म रिजल्ट नहीं आता है। तो उसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जो है टेस्टिंग करी गई। अब यहाँ पे समझ लो टेस्टिंग करी किसी बंदे की, अब इस बंदे की टेस्टिंग करी तो फिर ये क्या हुआ, इसका अभी नेगेटिव आ गया, तो ये गया बाजार में घूमा, खूब घूमा, इसको छुआ उसको छुआ उसको छुआ, तो इसने तो फैला दिया ना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है स्प्रेड हो रहा है वायरस। इसके बारे में पूरा का पूरा ये डेटा है, इतनी तारीख को इतने थे, इतनी तारीख को इतने थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी आप देखोगे जो डेली कन्फर्म्ड केसेस हैं, डेथ हो रही हैं, केसेस आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं, तेलंगाना में आ रहे हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक। यहाँ पे इंप्रेशन छोड़ते हैं कि स्टेट्स की प्रायोरिटी जो है वो डेटा को मैनेज करके चले। यानी सबसे पहले किसी भी स्टेट की प्रायोरिटी है, जो उसका सबसे पहले कदम रखना है वो डेटा को मैनेज करके चले, डेटा गलत सलत उल्टा सीधा ना बताए, जितना है डेटा उतना सटीक तरीके से डेटा को बताया जाए। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर डेटा वेटा पता नहीं चलेगा हम लोगों को, तो हम बता नहीं सकते कि हाँ कि पेंडेमिक ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, ये हमारे यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल है। आप देखोगे जो मेन ब्रिक्स हैं यूज़ इन इंडिया स्टील फ्रेम, यहाँ पे जो मेन ब्रिक्स की बात हो रही है। अभी देखोगे जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अनाउंस किया इसने रिजल्ट्स वगैरह आए, मैंने इसके ऊपर वीडियो ही बनाई थी। रिजल्ट आया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, हर साल आता है रिजल्ट, हर साल यहाँ पर जो है कैंडिडेट पेपर देते हैं। अभी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 10 लाख 10 से 12 लाख लोग पेपर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे क्या
ये आर द राइट टाइप ऑफ मैन एंड वीमेन बीइंग इंडक्टेड टू द हायर ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हाँ, क्या सही लोग यहाँ पे, सही आदमी या फिर सही महिला जो है जॉब को यहाँ पे गेट करती है, जॉब को ले पाती है। इस यहाँ पर अगर कोई डिसऑनेस्ट मैन हुआ या फिर आप देखोगे यहाँ पर मिसफिट पर्सन हुआ, तो यहाँ पे वो भी तो वो भी तो सेलेक्ट हो सकता है यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। लेकिन फिर उसका ये क्या बताया गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे सेलेक्ट हो जाएगा यार। यूपीएससी इस समय इतना टफ का मतलब इतना ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है पूरे इंडिया का, और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टेजेस बन जाती हैं। प्रिलिमिनरी स्टेज बन जाती है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे पर्सनली टेस्ट हो गया। तो ये सारी जो है सिचुएशन, ये सारी जो है एग्जाम्स को क्रॉस करने के बाद ही कोई बन पाता है। तो ऐसे कोई मिसफिट पर्सन तो लगता नहीं कि हाँ यार क्रैक कर ही पाएगा, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें लगन चाहिए होती है और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो अभी यहाँ पे चेंज के बारे में क्या बात हो रही है, अभी ये बता रहे हैं राइटर कि 1960 के टाइम पे क्या हुआ करता था, 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट सिर्फ पेपर दिया करते थे, लेकिन वैकेंसी उतनी हुआ करती थी 1000 के आसपास, 800, 1800, 900, 1000 ऐसी आती थी वैकेंसी। तो 15 हज़ार से 20 हज़ार तक के लोग यहाँ पे पेपर दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे 10 से 12 लोग, 15 लाख लोग, 10 से 12 लोग कह रहा हूँ, 10 से 12 लाख लोग, 15 लाख तक भी यहाँ पे पेपर जो है फॉर्म फिलअप करे जाते हैं। जाते ही 4-5 लाख लोग ही हैं, फॉर्म ही फिलअप करे जाते हैं इतने, फिर उसमें से भी सेलेक्ट होते हैं। आप समझ जाते हो, प्रीलिम्स में फिर 10,000 के आसपास, फिर मेंस में 5,000 के आसपास, फिर 3,000 हमारे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। 3,000 में से जो है 1,000 के आसपास जो है हमारे वो यूपीएससी में सेलेक्ट करे जाते हैं। इस तरीके से जो प्रोसेस चलता है। अभी आप देखोगे जो यूपीएससी की लिस्ट जो रिलीज़ हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले, 304 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के थे, 78 कैंडिडेट्स यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के थे, ओबीसी के भी थे 251, एससी के थे 129, एसटी के थे 67। तो आप देख सकते हो जो विमेन हैं इनमें वो 150 थी। तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम है काफ़ी सारे इसमें स्टेजेस हैं क्लियर करने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि मिसफिट पर्सन भी इसे क्लियर कर पाएगा। न्यू एटीट्यूड, और यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइव टू अचीव विच वर नॉट फुली विजिबल अर्लियर, एज यूजुअल देयर आर नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु हैव मेड द ग्रेड। याद होगा आपको कितने इंजीनियर्स थे, और हालांकि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से ही चलता आ रहा है कि ज़्यादातर इंजीनियर्स ही होते हैं जितने कि यहाँ पे यूपीएससी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये मत सोचना कि हाँ यार इंजीनियर्स ही क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है। क्रैक बीए वाला भी करता है, ठीक है, क्रैक हर कोई करता है, हिंदी मीडियम वाला भी क्रैक करता है। तो इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, अपनी प्रिपरेशन में ऐसे ही लगे रहो। तो ये आर्टिकल था बस खाली आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर, मेकिंग अप फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कलेक्शन। आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएसटी के बारे में जानेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। ये इस आर्टिकल से हटकर बातें करेंगे पूरा का पूरा आंसर राइटिंग फॉर्म में। एक आंसर आपके लिए मैंने तैयार करा है जीएसटी के ऊपर पूरा का पूरा, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो चलो वापस चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे आपको जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और शुरू से लेके हम कवर करेंगे जीएसटी के बारे में, शुरू से लेके एंड तक। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आता है हमारे जीएस पेपर 3 में, और यूपीएससी की तरफ से कौन से टॉपिक्स गिवन करे गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस यूपीएससी की तरफ से टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है। और जो करंट अफेयर्स है वो हमारा है जीएसटी। अब आप लिंक करना सीख गए होंगे, क्योंकि मैं आपको रोज लिंक करना सिखाता रहता हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि लिवाई करा जाता है मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कि बेचे जाते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए। जो जीएसटी है वो कंज्यूमर पेड करता है, ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर यहाँ पे अगर कंज्यूम करेगा गुड्स को उसके लिए जीएसटी भी पे करता है। फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, सप्लाई साइड यहाँ पर उसके लिए एप्लीकेबल होती है जीएसटी, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, आप देखोगे। और लेकिन जो ये पहले वाला कंसेप्ट था, इससे पहले का जो टैक्स था, इससे जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लागू था हमारे इंडिया में, सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स इंडिया में लागू था, ठीक है। तो ऐसा पहले वाले टैक्स में नहीं होता था, बट अब यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया गया है जीएसटी को सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन के ऊपर है, यानी कि वही उसी चीज़ के ऊपर है कि कोई यहाँ पर कंजम्पशन के ऊपर की कंजम्पशन कर रहे हैं जितना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। डुअल जीएसटी है, अब यहाँ पर सिस्टम क्या कर दिया गया है, ये एक डुअल जीएसटी है, सेंटर के साथ यहाँ पे सीजीएसटी कहा जाता है। सेंटर वाली जीएसटी क्या कहलाती है, जो सेंटर यहाँ पर लेती है जीएसटी टैक्स लेती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, और स्टेट जो लेती है वो क्या कहलाती है एसजीएसटी, ठीक है।
स्टेट जीएसटी। उसके बाद जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, ये भी ट्रीट करे जाते हैं एज अ इंटर स्टेट सप्लाईज। अब इंटर स्टेट का नाम भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करा जाता है वो किस में आते हैं, इंटर स्टेट सप्लाईज में, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद देखोगे जो जीएसटी रेट है ये म्यूचुअली डिसाइड करा जाता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि किसके रूप में लेना है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो लेगी सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट है वो लेगी एसजीएसटी। अब यहाँ पे कोई इंपोर्ट्स वगैरह करेंगे वो लेगा आईजीएसटी। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद मल्टीपल रेट्स हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पे 4 तरीके के रेट्स बताए गए थे जब जीएसटी को लागू करा गया था, 5%, 12%, 16% और 28%। ठीक है, इस 4%, ये जो 4 नंबर दिए हैं, इन चारों ही नंबर में ही जो है सारी की सारी हम लोगों की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब इसके अंडर में बांटे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो लेजिस्लेटिव के बारे में बात करें, कुछ जीएसटी से लेकर उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, तो इंडिया में जो जीएसटी बिल है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था 2014 में एज द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल के फॉर्म में यहाँ पे इसको जो है फर्स्टली इंट्रोड्यूस करा गया था। नाउ उसके बाद देखोगे यहाँ पर उसको अप्रूवल दिया गया 2016 में और रिनंबर करा गया स्टैचू बाय राज्यसभा के द्वारा, इसको रिनंबर करा गया। और उसके बाद देखोगे 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे सारा काम करा गया। प्रोविजंस क्या थे इसके, जो सेंट्रल जीएसटी है वो कवर करती है एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही वाली बात है, सर्विस टैक्स और इन सब चीज़ों को कवर करती है। अब स्टेट जीएसटी कवर करती है वैट को और लग्जरी टैक्स को। इंटीग्रेटेड जीएसटी कवर करती है इंटर स्टेट ट्रेड को। और यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल जो 246A है, ये क्या बताता है, जो स्टेट के पास पावर है कि वो टैक्स कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उसके लिए वो टैक्स ले सकती है पर्सन से, है ना। अब जीएसटी काउंसिल क्या है, आर्टिकल 279A और क्या चीज़ें बोलता है, जो जीएसटी काउंसिल है ये फॉर्म करी गई थी प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर गवर्न जीएसटी, यानी कि ये फॉर्म क्यों करा गया था जीएसटी कि यहाँ पर आप देखोगे टू बी फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म करी गई ताकि जो एडमिनिस्टर करा जाए और गवर्न कर सकें जीएसटी को, इसके लिए यहाँ पे एक काउंसिल बनाई गई। और इसके अभी काउंसिल के जो चेयरमैन है और ये क्या होता है, कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होती हैं, विद मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पे इसको बॉडी को पूरा का पूरा नॉमिनेट करके ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करा जाता है। अभी काउंसिल जो है डिवाइस है सच अ वे, जो कि यहाँ पर दैट द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर, यानी कि ये काउंसिल कैसे बनती है, 1/3 वोटिंग पावर होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप देखोगे सेंटर की 1/3 वोटिंग पावर और स्टेट की 2/3। उसके बाद देखेंगे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं 3/4 की मेजोरिटी से, डिसीजन अलग लिए जाते हैं और जो इनका सिलेक्शन होता है मेंबर्स का वो अलग तरीके से हुआ जाता है। नाउ अब एडवांटेजेस की बात करेंगे, कुछ जीएसटी के एडवांटेजेस हैं फॉर दी गवर्नमेंट। सबसे पहले है हमारा एडवांटेजेस जो गवर्नमेंट के लिए, वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, क्रिएट अ यूनिफाइड कमोडिटी मार्केट, यानी कि एक यूनिफाइड कमोडिटी मार्केट जो है वो क्रिएट कर सकता है। आप देखोगे यहाँ पर हेल्प करेगा, एक मतलब एक ही मार्केट रहेगा यार, एक ही टैक्स रहेगा हमारा, 1 टैक्स 1 नेशन, याद होगा आपको ये जीएसटी का फंडा। उसके बाद जो स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन है उसके बारे में बात करें, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर्स और रेट्स ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि आप देखोगे सेंटर स्टेट सभी यहाँ पर टैक्स लेते हैं, वो कौन सा है हमारा, जीएसटी। फिर से वही वाली बात, 1 टैक्स 1 नेशन, 1 नेशन 1 टैक्स, समझ गए। उसके बाद इंक्रीज टैक्स कंपाइलेंस, अब देखोगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट फॉर कंपाइलेंस, ऑल रिटर्न्स आर बी फाइल, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फाइल करी जाती हैं ऑनलाइन, वेरीफाई करी जाती है ऑनलाइन, एंकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ट्रेल ट्रांजैक्शंस हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जीएसटी में करी जाती हैं। अब इकॉनमी के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं इकॉनमी के लिए, ये ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी लेके आती है, जैसे कि कॉमन प्रोसीजर्स हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, रिफंड ऑफ टैक्सेस हो गए, यूनिफॉर्म फॉर्मेट हो गया टैक्स रिटर्न का, कॉमन टैक्स बेस हो गया, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं तो आराम से जो है चीज़ों को कंट्रोल करा जाता है। उसके बाद करप्शन को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आईटी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका, तो ये रिड्यूस कर देती है ह्यूमन इंटरफेस का बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो करप्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट अप कर देती है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, ये बूस्ट अप कर देती है एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को। ठीक है, और जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है बूस्टअप होंगी तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी।
यानी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है जीएसटी। अल्टीमेटली यहाँ पर यह हेल्प करती है जो पॉवर्टी है उसको कम करने के लिए भी, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो गरीबी भी कम होगी। अब ट्रेड और इंडस्ट्री के बाद लिए बात करें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिंपलर टैक्स रिजाइम है काफ़ी कम एग्जेम्पशंस के साथ, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस जो है वो कम हो चुके हैं। आप देखोगे मल्टीप्लिस, जैसे कि काफ़ी सारे टैक्सेस हुआ करते थे जीएसटी से पहले, वो सब खत्म हो गए भाई, आपको एक ही टैक्स पे करना है, जीएसटी। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो डबल टैक्सेशन सिस्टम है ये सब एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया है टैक्स का, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं मोर कॉम्पिटिटिव बना देता है, हमारा जो जीएसटी है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है इंटरनेशनल मार्केट में। और एक सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स और रिफंड्स एंड टैक्स पेमेंट्स के लिए, ठीक है। एक सिंपल तरीका है भाई, रजिस्ट्रेशन भी आराम से करा जाएगा, रिटर्न्स भी आराम से होते हैं, रिफंड भी आराम से होता है, टैक्स पेमेंट भी आराम से करा जाता है अंडर दिस बॉडी। डिक्रीज कर देती है एवरेज टैक्स बर्डन ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो ये बर्डन होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ये जो टैक्स बर्डन होता है इन सबको भी ये कम कर देती है। कंज्यूमर्स के लिए बात करें क्या फ़ायदा होता है। कंज्यूमर्स के लिए ट्रांसपेरेंट प्राइसेस होते हैं, जो फाइनल प्राइसेस होता है गुड्स का ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि ट्रांसपेरेंट हो ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करती है हमारी जीएसटी के थ्रू। यहाँ पे क्या पता चलता है, जो प्राइस है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। उसके बाद जो प्राइस जो है वो कम भी रहता है। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड गुड्स, यहाँ पे ये भी कम भी रहता है। उसके बाद यहाँ पर पॉवर्टी भी कम हो जाती है, गरीबी भी कम हो जाती है, क्योंकि जीएसटी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बढ़ने के दौरान जो है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होता है। दैट इज़ वाई पॉवर्टी कम हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। तो न्यूज़पेपर में यही सारी चीज़ें हैं कि इसके बारे में, जीएसटी के बारे में, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल है डब्ल्यूएचओ के बारे में। ये भी एक अच्छा आर्टिकल लगा यार। डब्ल्यूएचओ की अब रेलिवेंस क्या है, जो ये रेलिवेंस है ना वो खत्म होती हुई दिख रही है, फेड होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने ऐसा करा है, क्या सिस्टम करा है, देखो अभी देखोगे डब्ल्यूएचओ के ऊपर कितनी कितनी बातें बोली गई हैं। मैं आपको पूरा का पूरा आर्टिकल ऐसे ही बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको आइडिया रखना है ऐसे ही इसके बारे में। तो अभी देखोगे जो इसकी रेलिवेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है वो कम होती जा रही है, फेड होती जा रही है। डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को लेकर बात करता है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर बात क्या कही जा रही है आर्टिकल में, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हिस्सेदार है किसमें, इस वायरस के फैलने में ये भी हिस्सेदार है। क्यों? क्योंकि जब चाइना से पूछा गया तो चाइना ने ये बताया कि हमें जो हमारे हमने बता दिया था जो ब्रांच होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूएचओ की, वो होगी कहीं चाइना में, तो फिर बता दिया था उसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने आगे नहीं बताया किसी को, ठीक है। वो सोचे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या फिर हल्के में ले लिया। तो इसकी वजह से आज भी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी देखने को मिली। उसके बाद देखोगे यूएस भी काफ़ी ज़्यादा, जब यूएस को ये बात पता चली तो यूएस भी काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। यूएस ने कहा जो पैसा दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था डब्ल्यूएचओ का, पैसा देना बंद, अब नहीं देगा पैसा वैसा। तो आप देख सकते हो कि इसके दौरान ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो डब्ल्यूएचओ का रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा फेड होती जा रहा है, कम होती जा रही है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था। नाउ पेज नंबर 8 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 8 के ऊपर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 9 के ऊपर गाइज मैं चलते चलते आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर एक बार मेरे फेसबुक पे जाके देख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि लाइव मिंट हो गया जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, द हिंदू तो है ही है, द हिंदू हो गया, लाइव मिंट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये 6-7 न्यूज़पेपर से मैं आर्टिकल्स जो है वो कट कर करके पोस्ट करता हूँ अपने फेसबुक के ऊपर। तो आप जाके ज़रूर देखना उनके बारे में, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आज भी प्रेजेंट नहीं है। कुछ न्यूज़पेपर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले जो है कवर कर देते हैं चीज़ों को, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर कर दी हैं, तो मैं सारी चीज़ें पोस्ट कर देता हूँ वहाँ पे, तो आप ज़रूर जाके देखें उन आर्टिकल्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ईडी। एक क्वेश्चन है सीबीआई, मैं सीआईडी बताने वाला था, सीबीआई, उसके बाद ईडी, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था क्या, कि जो जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स था यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ऐसे ही आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। आगे चलता है पेज नंबर 11 के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ईआईए के अगेंस्ट। यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला है, जो कि हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने बोला है भाई वो नीडलेस है,
क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी EIA के जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी इतनी अच्छी खासी बॉडी बना दी, इतना अच्छा खासा यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कर दी गई। EIA आपको पता है, मैं आपको डिटेल में आज नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। और टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम पे मैंने इसके नोट्स डाल रखे हैं, आप जाकर इसके नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम पर सब कुछ है। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, मैं आपको एक बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, चलो फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि देखो, कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई हमें हमें प्रोजेक्ट लगाना है, अब तो किसी भी एरिया में अगर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेना कि उस प्रोजेक्ट से उस एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, एनवायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, एनवायरमेंट को क्या बेनिफिट पहुंचा सकता है वो प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान को जो है मेजर आउट करना, यानी कि उस नुकसान को भरपाई करना कि हाँ इसको कैसे टैकल आउट करा जा सकता है। उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर उसको भी टैकल आउट करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी EIA यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया, पेज नंबर 13 हो गया। पेज नंबर 15 के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस साल, ऐसा गोयल साहब ने बोला है। तो चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जान लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इकोनॉमी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS3 में आता है इंडियन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप देखोगे क्लास 12 वगैरह की चैप्टर में पूरा बुक में पूरा का पूरा चैप्टर है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसे हम लोग बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कहते हैं और BOP भी कहते हैं, ठीक है। ये कंट्री ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का ये डिफरेंस बिटवीन है जितना जो मनी कंट्री में आ रहा है और जितना मनी कंट्री से बाहर जा रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनता है उसमें आपको पता होना चाहिए 3 अकाउंट बनते हैं। एक करेंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और फाइनेंशियल, करेंट कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट जो है इसके अंदर बनता है, ठीक है। तो गाइस कवर करा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी। याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटफ्लो ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री एंड साथ ही साथ इनफ्लो, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में याद रखोगे तो आपको याद रहने वाला है। यार ये चीज़ मुझे अजीब लगी, इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था जून और जुलाई में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे जो है इसके बारे में आप देख सकते हैं। नाउ चलते हैं आगे पेज नंबर 16 के ऊपर। कवर कर लिया हमने गाइस पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, और हमने कवर कर लिया पूरा पूरा न्यूज़पेपर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, तो आप चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं, एक छोटा सा क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको टेलीग्राम पे होने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल के न्यूज़ एनालिसिस में। आज के लिए बाय बाय।